नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। कल का पहला प्रश्न था, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के ए 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, बी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, सी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, डी चुनाव की वैधता का निपटारा करना। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अगला प्रश्न था, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दो, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, सी नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, डी राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, बी मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, सी नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, डी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी यानी विकल्प बी कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोष। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी मित्र। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ए दारा शिकोह, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, डी ताज अल दीन। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी ताज अल दीन। अगला प्रश्न था, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ए चंपारण आंदोलन में, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में, सी खेड़ा आंदोलन में, डी खिलाफत मुद्दे में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए चंपारण आंदोलन में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की राजी नहीं थे? एक हैदराबाद, दो भोपाल, तीन जूनागढ़, चार त्रावणकोर, पाँच जोधपुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और तीन, बी केवल एक, तीन और चार, सी केवल एक, दो और तीन, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारिक संस्था हैं? ए भारतीय खाद्य निगम, बी खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सी खादी व ग्रामोद्योग निगम, डी भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अगला प्रश्न था, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी केनिया। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी केनिया। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है? ए गरीबों हेतु बीमा, बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। अगला प्रश्न था,
गर्म करने से विस्तारण विकल्प है ए केवल ठोस पदार्थ में होता है, बी पदार्थ का भार बढ़ा देता है, सी पदार्थ का घनत्व घटा देता है, डी सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला प्रश्न था कथन ए जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। कारण आर सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ए लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी यूरिया। अगला प्रश्न था कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन आर यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न था यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए घनत्व, बी आयतन, सी सांद्रता, डी द्रव्यमान। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी आयतन। अगला प्रश्न था भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक का जिनका हाल ही में निधन हो गया क्या नाम था? ए प्रोफेसर यू आर राव, बी प्रोफेसर सी एन राव, सी प्रोफेसर यशपाल, डी डॉक्टर एस किरण कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए प्रोफेसर यू आर राव। अगला प्रश्न था पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ए उसका क्वथनांक उच्च है, बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी उसका कोई रंग नहीं होता। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी हैं? 1 अकांकागुआ, 2 कोटोपैक्सी, 3 एटना, 4 फ्यूजियामा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही हैं? 1 यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। 2 इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 3 उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। 4 पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने यानी इन सीटू पद्धति नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी वनस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी वन्य प्राणी अभयारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी वनस्पतिक उद्यान। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित हैं? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? ए ग्लेशियर, बी रिफ्ट घाटी, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी नवीन वलित पर्वत। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी रिफ्ट घाटी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे कल का अभ्यास प्रश्न। नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह जैव कचरे के सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है।
2. यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी केवल 2। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत साझा कारण पर नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अधिक समय का एक पूरक समझौता है। अतः कथन ए सही नहीं है। यह CBD के 3 उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उद्देश्य है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत कार्यक्रम तथा इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण एवं दीर्घकालिक उपयोग में योगदान देना। अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प बी यानी केवल 2 सही हैं। चलिए अब देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। थाइमस ग्रंथि किसके निर्माण में लिप्त होती है? ए लिम्फोसाइट्स, बी अस्थि, सी लैरिंक्स, डी इंसुलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए लिम्फोसाइट्स। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिम्फोसाइट्स विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक समूह है। वे हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने और चोट के ठीक बाद होने में हमारी मदद करने के लिए जिम्मेदार है। वे एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती हैं। लिम्फोसाइट्स आमतौर पर आकार में गोले होते हैं और वह शरीर में अन्य कोशिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए लिम्फोसाइट्स होगा। अगला प्रश्न है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है? ए वैसोप्रिन, बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी गोनेडोट्रोपिन, डी ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। जब मनुष्य प्रजनन करता है तो उसके पिट्यूटरी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे ही ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी ऑक्सीटोसिन होगा। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है? ए 0.007 मिलीमीटर, बी 0.7 मिलीमीटर, सी 0.07 मिलीमीटर, डी 0.0007 मिलीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 0.007 मिलीमीटर। श्वेत रक्त कण यानी WBC प्रायः मनुष्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC कोशिकाएं होती हैं जिसका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर यानी 0.007 मिलीमीटर होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? ए अल्ट्रावायलेट किरण, बी एक्स किरण, सी गामा किरण, डी अल्फा किरण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी एक्स किरण। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्साओं में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। अतः विकल्प बी एक्स किरण सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। 2. ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के विकर्णानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी में उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें
अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोसों में यह अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकती है। कथन 2 भी सत्य नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? ए 60%, बी 27%, सी 10%, डी 3%। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी 3%। तापीय, पनबिजली तथा नवीकरणीय स्रोतों के पश्चात नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत लगभग 3% है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी 3% होगा। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ए गैस में द्रव, बी ठोस में द्रव, सी द्रव में गैस, डी द्रव में ठोस। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए गैस में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघुजल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जो धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उषांक तक पहुंच जाता है तथा ठंडी हवा हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूलकणों आदि के चारों तरफ हो जाता है। यह संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकती रहती है और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की चौथी अर्थव्यवस्था बनी रही है। पहले 3 स्थान उस क्रम में हैं। विकल्प ए यूएसए, जापान, चीन, बी चीन, यूएसए, भारत, सी यूएसए, भारत, जापान, डी यूएसए, चीन और जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चीन, यूएसए, भारत। हाल ही में 12 फरवरी 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में इनका अवरोही क्रम है चीन, यूएसए, भारत, जबकि जीडीपी के आधार पर इनका क्रम निम्न है यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य के मांग में वृद्धि होती है तो ए कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बी ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, सी ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, डी आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए तो ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बैंक अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, बी मुद्रा विस्फीति एवं बेरोजगारी, सी मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, डी मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। वर्ष 1958 में A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक संबंध की व्याख्या की। उन्होंने अल्पकाल में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया, अर्थात यह पाया कि उच्च स्फीतिकारी दर के साथ बेरोजगारी की दर कम होगी। इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जिस वक्र को प्रतिपादित किया उसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल का दाहिनी ओर गिरते हुए होता है। यह स्फीति का दर तथा बेरोजगारी के बीच विलोम संबंध प्रदर्शित करता है, अतः विकल्प ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत वंश में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका शहर की स्थापना की? ए परमार वंश, बी सोलंकी वंश, सी तोमर वंश, डी चौहान वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी तोमर वंश। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने
दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया, अतः विकल्प सी तोमर वंश सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ए राजगुरु तथा सुखदेव, बी खुदीराम बोस तथा सूर्य सेन, सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह, डी करतार सिंह सराभा तथा अशफाकुल्ला खां। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वाइली तथा कावास लल्लका को गोलियों से भून दिया था, फलतः उसे फांसी दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, फलतः उन्हें भी फांसी की सजा हुई। अतः विकल्प सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह सही हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक दायित्व नवाब को सौंपा गया, अतः कथन 1 सही है। यद्यपि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने पास रखा, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वसूली नहीं की, बल्कि 2 दीवान मोहम्मद रजा खां एवं सिताब राय को यह कार्य सौंपा, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए केवल 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। 1. सुगौली की संधि, 2. अमृतसर की संधि, 3. मंगलौर की संधि, 4. सालबाई की संधि। कूट है विकल्प ए 4-3-2-1, बी 3-4-2-1, सी 1-2-3-4, डी 2-1-3-4। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 4-3-2-1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को, मंगलौर की संधि 1784, अमृतसर की संधि 1809 तथा सुगौली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए 4-3-2-1 होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ए यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, सी नवजीवन, डी हिंद स्वराज्य। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की वर्ष 1894 से 1906 तक की गतिविधियों को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के नरमपंथी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। इस चरण के दौरान वह दक्षिण अफ्रीकी विधानमंडलों तथा लंदन में उपनिवेशों का काम देखने वाले गृह सचिव और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहे। उनका प्रयास भारतीयों के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना और उनकी मांगों का व्यापक प्रचार करना था। इसके लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकालना शुरू किया। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी इंडियन ओपिनियन होगा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने के कानूनी आयु हैं? ए 21 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 20 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 18 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है?
ए आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कोलकाता होगा। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये इस प्रकार हैं: बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। कोलकाता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, केरल उच्च न्यायालय, केरल एवं लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? 1 युद्ध और शांति, 2 मजदूर संघ, 3 विदेश मामले, 4 वन, 5 शिक्षा, 6 स्थानीय शासन। कूट में है विकल्प ए केवल 2, 4 और 5, बी केवल 3, 4, 5 और 6, सी केवल 1, 2, 5 और 6, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए केवल 2, 4 और 5। मजदूर संघ, वन और शिक्षा से संबंधित विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि युद्ध और शांति तथा विदेश मामले संघ सूची के तथा स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए केवल 2, 4 और 5 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा, सी विधान परिषद, डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी मुख्यमंत्री। भारत के संविधान के भाग 6 में 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के प्रावधान किया गया है। केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका हैं, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आती है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। भारत में निम्नलिखित राज्य में विधानसभा की वर्तमान सीटें इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल 295, बिहार 243, मध्य प्रदेश 231, तमिलनाडु 235। अतः विकल्प ए पश्चिम बंगाल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी वीवी गिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अतः विकल्प सी डॉक्टर जाकिर हुसैन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधानुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है, अतः सी सही है। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 2. भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को देगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बी, राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है। सी, किसी परामर्श पर अपना विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं। डी, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। यह कथन असत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तथापि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए हो सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह अनुसार कार्य करेगा। इस आधार पर विकल्प ए, बी और सी सही हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। अतः विकल्प डी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अब देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक संवैधानिक निकाय है। 2, इसके आदेशों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। यह संवैधानिक निकाय ना होकर एक सांविधिक निकाय है। केंद्र सरकार ने इसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून के प्रावधानों के तहत गठित किया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका कार्य देश में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन करना है। यह एक उच्च स्तरीय निकाय है जिसके आदेशों में विधिक शक्ति निहित हैं और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात ना तो 1 और ना ही 2 होगा। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? 1, जवाहरलाल नेहरू। बी, लाल बहादुर शास्त्री। सी, इंदिरा गांधी। डी, मोरारजी देसाई। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।